नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ आपकी गर्मी की छुट्टी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें से हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरा, जो 3 तरीके का प्रोसेस होता है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज दूसरा मेथड हम देखने वाले हैं इनकम मेथड, कि कैसे हम इनकम के थ्रू अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ही अगर जो आप CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हम जुड़ सकते हैं। हम CUET की प्रिपरेशन भी कराते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो आपको इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने आउटपुट मेथड को पढ़ रखा था, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड से जो जैसे हम वैल्यू आउटपुट मेथड में हम जो पढ़ रहे थे, तो उससे जो हमारा निकल के आता था वो हमारा निकल के आता था GDP @ MP निकल के आता था। पर इस केस में इसका केस थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका निकल के आता है NDP @ FC। इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, यानी इसमें इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी ये NDP @ FC हमें मिलता है अगर जो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड होता है। तो अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो नेशनल इनकम से हमें ये मिलता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं NDP @ FC। तो सबसे पहला जो टर्म जो इसमें ऐड किया जाता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। इन सारी चीज़ों को अभी हम देखते हैं, इनसे हम क्या क्या समझते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें बस 3 टर्म होते हैं, इसको आसान करना बहुत आसान है। ऑपरेटिंग सर प्लस इसके बाद मिक्स इनकम। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आउटपुट हमें निकलता है वो होता है NDP @ FC। तो अब बारी बारी देखते हैं कि हम एक एक कंपोनेंट से क्या समझते हैं। तो पहला कंपोनेंट निकल के आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अक्सर क्वेश्चंस में सीधा दे रखा होता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये है, और अगर जो नहीं दिया हुआ है तो 3-4 टर्म दे रखे होते हैं। पहला वेजेस एंड सैलरी, दूसरा पेमेंट इन काइंड, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, चौथा
पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये चारों कंपोनेंट मिलके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाते हैं। तो पहला वेज एंड सैलरी, जैसे जो हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लेबर एंटरप्रेन्योरशिप था, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी लेटर हम देखेंगे। उसमें जो ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है यानी हाउस होल्ड, तो वो अपने सर्विसेज देता है किसी फर्म को और उसके रिटर्न में उसे क्या मिलता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में एक जो कंपोनेंट होता है वो वेज एंड सैलरी होता है। तो वेज और सैलरी को ऐड करना होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। दूसरा पेमेंट इन काइंड। पेमेंट 2 तरह का होता है, एक कैश में होता है, एक काइंड में होता है। तो कैश में क्या हो गया, वेज एंड सैलरी हो गया। काइंड में कुछ बेनिफिट्स दिए जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, बेनिफिट्स दिया जाता है कि वो कहीं रहने जाते हैं तो उनको एक रेंटेड रूम दे दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह प्राइवेट कॉर्पोरेट या किसी फर्म में अगर जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में पेमेंट ना देके कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, जैसे हेल्थ स्कीम दे रहा है या कुछ और दे रहा है, तो उसे पेमेंट्स इन काइंड बोल देते हैं। इसके साथ साथ ही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूटर टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे आपने सुना होगा पीएफ लोगों का करता है प्रोविडेंट फंड, यानी अगर जो इन केस वो रिटायर्ड हो जाते हैं आखिर जब वो एक ओल्ड एज टाइप के आ जाते हैं तो उन्हें उनके इनकम से कुछ हिस्सा काट के प्रोविडेंट फंड में रखा जाता है ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद वो दे सके। तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी सोशल सिक्योरिटी यानी सोशल कॉजेज़ के लिए एट द लास्ट में जो सिक्योरिटी रखी जाती है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये ओल्ड एज पेंशन से थोड़ा सा अलग होता है। इसका मतलब ओल्ड एज पेंशन नहीं होता, इसे हम कई बार ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, यानी जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके बेसिस पे कुछ इनकम का अमाउंट रखा जाता है ताकि वो उस एज ए पेंशन दिया जाए जब वो रिटायर हो। दूसरा, इसके अलावा जो इसका दूसरा कंपोनेंट था वो था ऑपरेटिंग सरप्लस। एक अच्छी बात है नेशनल इनकम मेथड की कि इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऐड ही करना है। ये भी इसके अंदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर जो ये इंडिविजुअली अगर ये दे रखा है तो इन सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये नहीं दे रखा है तो आपको इसको ये सब ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अनलाइकली टू द वैल्यू एडेड मेथड में उसमें हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत थी, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिक का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें हमने इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमने उन चीज़ों की बात की कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ सर्विसेज के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं हाउस होल्ड, उनको जो सैलरी या काइंड दिया जाता है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी बचती है, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बेसिस पे ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट होता है। तो प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है और एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, रेंट होगा, या कैपिटल है, कैपिटल का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, रेंट पहला, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3, कई बार ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दे रखा होगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे नहीं रखा है तो आपको समझ लीजिए जिस लैंड पे वो फर्म काम कर रही है उसका रेंट, और फिर उसमें जो कैपिटल लग रखा है उसके पीछे का इंटरेस्ट, और उसके बाद उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो, इन सबको ऐड करने के बाद हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। कई बार प्रॉफिट डायरेक्टली दे देता है, कई बार नहीं देता है। तो पहला होता है डिविडेंड, जिसे हम प्रॉफिट का वो हिस्सा बोलते हैं जो आपस में डिवाइड हो चुका है, यानी टैक्स देने के बाद प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपस में डिवाइडेड हो चुका है। तीसरा बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हो, यानी वो रखा हुआ हो। इसे हम पता है
है कॉरपोरेट सेविंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये रखा हुआ फ्यूचर में किसी काम के लिए, यानी फ्यूचर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिविडेंड मतलब वो प्रॉफिट का हिस्सा जिसको हम डिवाइड कर चुके थे, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक होता है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। इसे बोलते हैं कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट को दिया जाता है एज अ प्रॉफिट टैक्स, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के रूप में दिया जाता है, उसे हम कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपस में स्टेक होल्डर्स में डिवाइड हो चुका है, और वो जो डिवाइड नहीं हुआ है, और वो हिस्सा जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे चुके हैं। तो हमने 2 कंपोनेंट पढ़ लिए। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ लिया, बचा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम को भी देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम वेज एंड सैलरी की बात करते हैं, पेमेंट इन काइंड की बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, पेंशन और रिटायरमेंट की बात करते हैं। वहीं ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट होते हैं, जो निकलता कहाँ से? प्रॉफिट और आंटनर से। तो रेंट हो गया पहला, इंटरेस्ट हो गया दूसरा, प्रॉफिट तीसरा प्रॉफिट। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने पे हमें मिल जाता है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके बाद हमने प्रॉफिट के भी 3 पार्ट देखे। पहला पार्ट होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपस में डिवाइड हो चुका है स्टेक होल्डर्स में। दूसरा वो हिस्सा जो डिवाइड नहीं हुआ है, इसे हम कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, फर्दर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया। तीसरा वो हिस्सा जो सरकार को एज अ टैक्स दिया जा चुका है। अब लास्ट कंपोनेंट इसका जो बचता है वो है हमारा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का वो हिस्सा होता है, या इसे ये कहते हैं कि जब जो एम्प्लॉय होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जिसमें लैंड अपना यूज करता हो, लेबर यूज करता हो, कैपिटल या आंटनरशिप। तो अगर जो कोई एम्प्लॉय है वो अपना ही ज़मीन पे कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, अपने खुद का ही लेबर लगा रहा है, खुद का या अपने घर में किसी का, और उसके बाद खुद की कैपिटल को लगा रहा है, खुद के आंटनरशिप को लगा रहा है, तो उसका जो इनकम जनरेट होगा, उससे जो इनकम जनरेट होगा उससे क्या होगा? उससे बोलते हैं हम मिक्स इनकम बोलते हैं। इसको सेपरेट एज अ वेज, रेंट, इंटरेस्ट के रूप में नहीं देखता, क्योंकि इसको पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर पाना। इसीलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये क्या करते हैं, ये इसको मिक्स इनकम के रूप में देखते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। जैसा कि हमने पिछले वाले में आउटपुट जनरेटर में पहले वाले में पढ़ा था कि इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तो इसके भी कुछ प्रिकॉशंस होंगे। सिमिलर कुछ प्रिकॉशंस सेम होंगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि ट्रांसफ़र इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये किसी काम के अगेंस्ट या किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट ये फैक्टर इनकम जनरेट नहीं होता है। ये जनरली स्कॉलरशिप हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम लीगल एक्टिविटी, यानी इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होता है, जैसे गैम्बलिंग हो गया या कुछ और भी, ब्लैक मनी हो गई, तो ऐसी सारी चीज़ों का जो इनकम होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कमीशन
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी सेकेंड हैंड परचेज पे जो कमीशन जनरेट होगी उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसमें भी इंक्लूड कर रहे थे, इसमें भी करेंगे। चौथा, एक चीज़ और, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ और इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेम्स, जैसे लॉटरी लग गई किसी की, तो इस तरह की चीज़ें, लॉटरी हो गई या किसी का कुछ नंबर निकल गया, तो ऐसे चीज़ों से जो इनकम जनरेट होगा उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट होता है। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे हमने इम्प्यूटेड रेंट यानी मिक्स इनकम में बात की, और जो उसने अपने खुद के हाउस को यूज किया है एज अ प्रोडक्शन पे, तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये था कुछ प्रिकॉशंस नेशनल इनकम कैलकुलेट के लिए इनकम मेथड के थ्रू। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट, हमें नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, उसके साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। पहला फाइंड किया नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी जो इनकम मेथड से निकल के आता वही, यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा क्या फाइंड करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी GDP एट FC। तीसरा क्या फाइंड करना है, नेट नेशनल इनकम NNP एट FC। चौथा क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP एट MP। इसके लिए हमारे पास क्या क्या है, इसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है, डिप्रिशिएशन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो अब इंडिविजुअली देखते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। यानी सॉल्यूशन 1, क्या फाइंड करना है हमें, NDP एट FC। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम MI। तो अब देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितने दिए गई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24,000 करोड़ दिया गया है। तो इसको ब्रैकेट 24,000 प्लस, उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, तो प्लस 10,000, उसके बाद हमारा दिया हुआ है मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स इनकम क्या है, 28,000 प्लस
इसको हम करोड़ कर सकते हैं। अब इन सबको ऐड करना है। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वर्थ निकल के आएगा 62,000 करोड़। ये क्या होगा हमारा NDP एट FC। इसको हम क्या कह सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम 62 करोड़। सॉल्यूशन नंबर दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी हमने पहला फाइंड किया नेट डोमेस्टिक इनकम। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हमने निकाला है, हमें चाहिए एक मिनट इसको हाँ, हमें चाहिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट, हमें ये चाहिए। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिशिएशन। तो NDP का वैल्यू हमने निकाल रखा था 62,000 प्लस डेप्रिशिएशन। देखते हैं इसमें क्या है, डेप्रिशिएशन हमारा दे रखा है कितना, 1700। तो इसको हम 1700 ऐड कर देंगे, करोड़। इसका जो टोटल वर्थ हो जाएगा 63,700। ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम 63,700 करोड़। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। क्या फाइंड आउट करना है हमें, निकालना नेट नेशनल इनकम यानी NNP एट FC निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास NDP एट FC आ गया है, NDP एट FC आ गया। अब हमको NNP एट FC में जाना पड़ेगा। तो D को हमको N में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA को ऐड करना पड़ेगा, NFIA को। तो इसमें देखते हैं NFIA कहाँ पे है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम से नेट नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, -300। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या निकालना है, NNP एट FC। हमारे पास दिया हुआ है NDP एट FC प्लस NFIA। NDP एट FC क्या था, 62,000 प्लस, और जो NNP एट FC दिया कितना दिया, -300 करोड़। तो ये हो जाएगा 62,000 -300 करोड़।
अल्टीमेटली इसका वैल्यू आएगा 61,700 करोड़। ये हमारा हो जाएगा नेट नेशनल इनकम, यानी ये हो जाएगा NNP एट FC, या इसको बोल सकते हैं नेट नेशनल इनकम 61,700। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, सॉरी चौथा, 3 तो हो रखा है। चौथा क्या हमें आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है। चौथा में कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी NNP एट MP। तो हमने अभी लास्ट में देखा, यहाँ पे सबसे आखिरी हमने निकाला क्या, NNP एट FC निकाला हमने यहाँ पे, NNP एट FC निकाला। अब FC से MP में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हम MP से FC में आने के लिए माइनस NIT कर देते, तो इसमें अब जस्ट अपोजिट कर देंगे, प्लस NIT कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या, NNP एट MP। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा NNP FC माइनस प्लस NIT। अब देखते हैं NIT दिया हुआ है क्या, NIT नहीं दिया हुआ है। तो NIT 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, NNP FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 9,000 और सब्सिडी कितना है, 1,800। तो NNP एट FC यहाँ पे हमने निकाला था 61,700 प्लस IT क्या था वहाँ पे 9,000 माइनस सब्सिडी कितना था 1,800। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू करोड्स में हो जाएगी। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अपना 68,900। तो ये हो जाएगा हमारा NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमने तीनों सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकाल लिए। हमने पहले में निकाला नेट डोमेस्टिक इनकम, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकाला, फिर नेट नेशनल इनकम निकाला, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाला। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर जो आप CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस वीडियो का आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8127785500। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।